हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन। आप देख रहे हैं चंदन टेक। स्वागत है इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर जैव प्रक्रम का एक टॉपिक है कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो हमने पिछली कई वीडियो में जान लिया कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं, पोषण क्या होता है, ये किस प्रकार हमारे लिए सहयोग है, ये किस प्रकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और जीवों में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है। हमने सारे विषयों पे चर्चा किया और समझा एक बेहतरीन लेक्चर में। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाहिए और वहाँ लिंक दिया हुआ है। जिस वीडियो को आपको देखना है उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपली आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे और वो वीडियो आप देख लेंगे, जिससे आपका पिछला जो छूटा हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका वो टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो आप जा सकते हैं। और बेहद महत्वपूर्ण बात, अगर आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए अगर आपने नहीं दबाया तो। अगर नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, अगर दबाए हैं तो कोई बात नहीं है, वीडियो को देखते रहिए। डियर स्टूडेंट, देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा कि मनुष्यों में पोषण जो क्रिया होती है वो मुख्यतः 5 चरणों में संभव होती है। 5 चरणों में जाके ये कंप्लीट होती है। अंतर्ग्रहण होता है, जो कि हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। पाचन क्या होता है कि जब भोजन हमारे शरीर में जाता है तो किस प्रकार पचता है उसके बारे में जानेंगे। अवशोषण, किस प्रकार पचे हुए भोजन को एनर्जी के रूप में हम अवशोषित करते हैं। और स्वांगीकरण, कैसे हमारा शरीर उसका प्रयोग करता है। और उसके बाद बहिक्षेपण पढ़ेंगे कि कैसे वेस्ट मटेरियल को हमारा शरीर बाहर करता है। तो चलिए मनुष्यों में पोषण को समझते हैं। तो यहाँ देखिए एक बेहतरीन नोट के हिसाब से हमने यहाँ नोट कर दिया है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। देखिए मनुष्य में पहले तो हम खाना माउथ से इनलेट करते हैं, मुंह में खाते हैं। ये क्या करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण। बेसिकली कहा जाए तो भोजन को ग्रहण करने का मार्ग होता है। उसके बाद आता है दूसरा प्रक्रम, दांत। दांत क्या होता है कि भोजन को चबाता है, भोजन को चबाता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। चूँकि आपके सिलेबस में ये उतना विस्तृत नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा दांत के बारे में समझ लेते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, तित जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के होते हैं और इनका चारों का अलग अलग कार्य होता है। जो इंसीजर होता है, ये सामने वाला, वो भोजन को कुतरने का काम करता है। कैनाइन यानी जिसे रत्नक बोलते हैं, वे भोजन को फाड़ने का, चीरने का काम करता है। जैसे कुछ भी हम कड़ा चीज़ खा रहे हैं तो उसे चीरने का काम ये रत्नक करता है। उसके बाद प्रीमोलर तोड़ने फोड़ने का काम करता है, और मोलर जो चवड़क होता है वो क्या करता है, चबाने का काम करता है। और ये सभी प्रोसेस में हमारे दांतों के बीच जो ले जाता है वह होता है टंग, जिह्वा। ठीक है, तो जिह्वा को हम लोग समझते हैं कि जिह्वा क्या करता है, तो जीभ जो है वो भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाता है। जब हम मुंह को चलाते हैं तो जीभ ऑटोमेटिकली, हम करते नहीं हैं, ये उठा उठा के भोजन को दांतों के बीच करता रहता है। और ये दांत ये 2 जबड़ों से बने होते हैं, एक मैंडिबल और मैक्सिला कहते हैं, जो कि एक मूवेबल होता है और एक स्थिर होता है। तो ऐसे में यहाँ की क्रिया संपन्न होती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिक्स कर लेता है। ठीक है, अब लार ग्रंथि के बारे में हम जानते हैं कि लार ग्रंथि क्या होती है, जिसे कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। तो लार ग्रंथ से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। हम खट्टे चीज़ या कुछ भी ऐसे खट्टे चीज़ों के बारे में जब सुनते हैं तो हमारे मुंह में पानी हो जाता है। एक्चुअली वो खट्टा चीज़, वो पानी सिर्फ पानी नहीं होता,
उसमें एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने के लिए मदद करते हैं, मददगार साबित होते हैं। ऐसे में हम देखेंगे कि स्टार्च, जैसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट या आप मंड कह सकते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जैसे चावल हुआ, गेहूं हुआ, जिससे रोटी बनता है, वो अधिकतर उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो जिसने कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च वाले जो मंड कहलाते हैं, वो क्या करता है, लार एमिलेस, जो एंजाइम का नाम है ये लार एमिलेस एंजाइम, जो हमारे लार में बनता है। तो लार एमिलेस एंजाइम्स क्या करता है, शर्करा में बदल देता है। किसको, कार्बोहाइड्रेट को, यानी मंड को, यानी स्टार्च को। तो ये 3 नाम बेसिकली पुकारे जाते हैं इसको, स्टार्च, माल्टोज, स्टार्च, मंड, या फिर कहें कार्बोहाइड्रेट। इसको क्या करता है, लार एमिलेस एंजाइम माल्टोज शर्करा में बदल देती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भोजन ग्रसिका देखिए, अब यहाँ से जैसे हमने लार से बनाया, उसे बढ़िया से मिला लिया भोजन को, अब ग्रसिका यानी इसोफेगस नीचे आती है। तो इसके बारे में, इसोफेगस के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसोफेगस ये ह्यूमन बॉडी में पाचक तंत्र में एक सबसे बड़ी लंबी सीधी नली होती है, सबसे लंबी सीधी नली होती है। तो मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी क्रमाकुंचन गति, यह ऐसी गति होती है जो आहार नाल होता क्या, पहले ये समझते हैं कि आहार नाल जैसे हम भोजन करते हैं, यहाँ से लेके जब गुदा द्वार यानी जिससे बाहर हम वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं, व्यर्थ पदार्थ को निकालते हैं, वहाँ तक जितने भी पार्ट जुड़े रहते हैं, इन सबको मिला सबको कहते हैं आहार नाल। अब इसी में से ये ग्रसिका आता है, इसोफेगस। तो अमाशय तक भोजन ग्रसिका के माध्यम से ही पहुंचता है और इसमें एक क्रमाकुंचन गति चलती रहती है, जैसे एक वेव के रूप में। जैसे हम कुछ भी खाना हम खाते हैं तो ऐसे मान लीजिए निगले, कैसे निकलेंगे, तो निकलेंगे तो यहाँ से एक वेव तरीके से क्रमाकुंचन गति जाती है और ये जाके अमाशय तक जाती है, स्टोमक तक ये गति जाती है, जिससे हम जो भी खाए रहते हैं वो नीचे चला जाता है। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है कि ग्रसनी की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन, ग्रसनी, ये ग्रसनी वर्ड आया है, इसका क्या मतलब आ रहा है, इसका मतलब होता है फेरिक्स, यानी आम भाषा में बोले तो हमारा कंठ। तो कंठ यहाँ आप देख रहे होंगे कि हम एक तो सांस भी लेते हैं और एक तो खाना खाते हैं। तो सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, एक ही में तो मिक्स होता नहीं है, मिक्स नहीं होता है। जो हवा है वो श्वसन के माध्यम, फेफड़े के माध्यम से हम श्वसन करते हैं, जबकि पाचन जो है वो अमाशय के माध्यम से करते हैं। तो फेरिक्स एक ऐसा मीडिएटर का काम करता है जो ग्रसनी क्या करता है, ग्रसिका को और श्वास नली को 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो ये ग्रसनी में, फेरिक्स में जो एक प्लेट रहती है वो दब जाती है, जिससे कि श्वास नली का रास्ता बंद हो जाता है और खाना हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। तो ये समझने वाली बात थी। अब देखिए कि ये फेरिक्स को क्या सहायता करता है। तो इसोफेगस क्या करता है, ये मांसपेशी, उसके मांसपेशी को जब भोजन आता है तो संकुचित करता है, ठीक है, और शिथिलन प्रदान करता है ग्रसनी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाशय, ये आ गया आपका स्टोमक। फिगर में आप देख सकते हैं कि स्टोमक कैसे बना हुआ है। अमाशय देख लीजिए। अब तक हमने मुंह के बारे में पढ़ लिया, देख लीजिए, दांत के बारे में, जिह्वा, लार ग्रंथि और भोजन ग्रसिका के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। अमाशय जिसे स्टोमक कहते हैं, ये जठर ग्रंथि इसमें उपस्थित होती है। ठीक है, जो अमाशय की अंदर की बनावट होती है वो इस प्रकार से होती है कि ग्रंथियों से बना रहता है। अंदर की जो अस्तर जिसे कहते हैं, उसमें ग्रंथि का एक लेयर होता है जिसे कहते हैं
जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जठर ग्रंथि काम क्या करता है। तो देखिए, इसमें से पेप्सिन एंजाइम्स है, ये स्रावित होता है, HCl स्रावित होता है और श्लेष्मा स्रावित होता है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए कि पेप्सिन जो है वो स्रावित हो गया, लेकिन HCl का क्या काम था और श्लेष्मा का क्या काम था। ये जो ह्यूमन बॉडी है वो बनावट इतने अच्छे से हुई है कि इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। देखिए कैसे हुए। पेप्सिन पाचक एंजाइम्स है, ये समझना है हमें। पेप्सिन क्या है, एक पाचक एंजाइम्स है और ये करता क्या है, तो ये एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, यहाँ स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। किसने किया, एमिल्सन एंजाइम्स ने किया। लार एमिलेस एंजाइम्स ने यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया और यहाँ प्रोटीन का पाचन हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन हो करता है। अब देखिए HCl जो है स्रावित होता है। अब HCl का काम क्या है, तो HCl अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन को क्रिया में सहायक होता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो पेप्सिन स्रावित हुआ है ये तो प्रोटीन को पचाने के लिए हुआ है, लेकिन इसके क्रिया में सहायक करने के लिए ये HCl स्राव करता है। कौन, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि HCl स्रावित करता है इस क्रिया को बढ़ाने के लिए, इस क्रिया को करने के लिए, इस क्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए ये HCl स्रावित करता है। अब देखिए कि इस क्रिया में जब HCl निकलता है तो हम खाना खाते हैं, तो वो इसमें जैसे ही खाना आता है तो वो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वो पूरी तरह से HCl उसमें से निकलता है और मिला देता है, यानी और क्रमाकुंचन गति चलती रहती है, जिससे मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, क्योंकि ये अमाशय जो है ये पाचन सिस्टम का सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग, सबसे हैवी भाग होता है, जिसमें क्षमता होती है कि वो अधिक से अधिक फैल सके और अधिक से अधिक संकुचित हो सके। क्लियर। अब यहाँ देखिए कि पेप्सिन में सहायक हुआ कौन, HCl। HCl का काम क्या था, जो स्लाइवा अंदर से आया था, यानी जो भोजन में स्लाइवा उपस्थित था और वहाँ पे जितने भी हमारे भोज्य पदार्थ थे उनको एक मिक्स के रूप में HCl उसमें मिल गया, घुल गया। ठीक है। अब यहाँ जब जिह्वा से लार ग्रंथ निकली थी, लार रस जिसे कहते थे, वो क्या किया था कि हम भोजन में अगर छोटे छोटे जीवाणु आ जाते हैं जो हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए, उन्हें मार देता है और जो बचता है वो HCl मार देता है। तो इसलिए भी HCl बेहद इंपॉर्टेंट है इस पाचन सिस्टम में। अब देखिए अक्सर ये होता है कि हम भोजन करते हैं और तुरंत पानी पी लेते हैं, तो क्या यह सही है? जब हम भोजन करते हैं और पानी पी लेते हैं तो ये HCl का जो तनु विलयन है वो और तनु हो जाता है, यानी इसका प्रभाव कम हो जाता है, जिससे ये पेप्सिन में सहायक नहीं कर पाता, उतना सहायक नहीं हो पाता, जिससे प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता। तो याद रखिए कि जब हम खाना खाएं तो आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए, जिससे कि HCl पूरी तरह से मिल जाए और पेप्सिन अपना काम अच्छे तरीके से करे, जिससे प्रोटीन का पाचन बेहतरीन तरीके से हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा ना हो कि हम खाना भी खा लें और तुरंत पानी भी पी लें और उसमें जो प्रोटीन हमें चाहिए वो मिले ही ना। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि श्लेष्मा, जठर ग्रंथि श्लेष्मा भी प्रवाहित करता है, स्रावित करता है। श्लेष्मा क्या करता है कि अमाशय के अस्तर की अम्ल से रक्षा करना। अब आपने बैटरी देखा हुआ जिसमें लिक्विड होता है H2SO4, उसकी कुछ बूंदे अगर मिट्टी पे या किसी वस्तु पे छिड़क दिया जाए तो वो क्या करता है, वहाँ पे जलन करने लगता है, बदका देता है वहाँ की ज़मीन को, उस पदार्थ को जिस पे छिड़का जाता है। तो ऐसे में सोचिए कि अगर ये हमारी अमाशय की त्वचा पर पड़े तो क्या असर पड़ेगा। HCl अगर हमारी त्वचा की अमाशय पे पड़े तो क्या असर पड़ेगा।
एक्चुअली जो बैटरी में H2SO4 होता है वो ज़्यादा सांद्र होता है, लेकिन ये तनु होता है, यानी जिसमें पानी की मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं सांद्र, और जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उसे कहते हैं तनु। यानी ये उतना नुकसानदायक नहीं होता है, फिर भी ये थोड़ा सा नुकसान करता है, तो इसीलिए यहाँ श्लेष्मा जठर ग्रंथि स्रावित कर देती है और ये उस अस्तर को अम्ल से रक्षा प्रदान करता है। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से एक दूसरे से ये तीनों कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं कि जठर ग्रंथ ने पेप्सिन स्रावित किया जो प्रोटीन का पाचन किया, और प्रोटीन का पाचन कब करेगा? जब HCl प्रवाहित करेगा, जिससे पेप्सिन कार्यरत होगा, और इसकी HCl त्वचा को नष्ट न करे इसलिए श्लेष्मा प्रवाहित कर दिया है जठर ग्रंथि ने। ठीक है, तो हम अमाशय तक पाचन तंत्र को समझ चुके हैं। अभी तक जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया आपको? उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर आ गए, क्योंकि उसी प्रकार से हमने पॉइंटली ये डिस्कस करते जा रहे हैं कि आपको इसके बारे में साथ साथ ये भोजन कहाँ कहाँ जा रहा है और इसका कार्य क्या क्या हो रहा है, इन सब के बारे में आपको विस्तृत नॉलेज हो सके, इसीलिए इस प्रकार से हमने यहाँ नोट किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आ रहा होगा और ये सेशन अच्छा भी लग रहा होगा। तो अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो कृपया दबा लीजिए, हमारे और आपके बीच में कनेक्शन जुड़ा रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, क्षुद्रांत जिसे कहते हैं छोटी आंत, उसकी लंबाई 20 फीट होती है। अब 20 फीट आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये लंबी होती है, लेकिन छोटे से आकार में ये इतना मुड़ी रहती है, ऐसे ऐसे मुड़ी रहती है, आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, तो ये मुड़ मुड़ के छोटी सी आकृति बना लेती है, लेकिन यह 20 फीट की होती है। अब छोटी आंत को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब समझना यह है कि छोटी आंत में आंत-रस, जिसे छोटी आंत कहते हैं, उसमें आंत-रस निकलता है। और ये कौन कौन से रस निकलते हैं और क्या क्या परावर्तित करते हैं जो कि पाचन में सहायक होते हैं। तो आपने अभी देखा कि कैसे अग्नाशयी कैसे पाचन में सहायक हो रही थी अमाशय द्वारा स्रावित एंजाइम्स। अब हम देखेंगे कि आंत रस में कैसे सहायक हो रही हैं। तो आंत रस कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन, इन तीनों को परिवर्तित करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज में, जो कि आपने उसमें देखा था कि जब लार ग्रंथि से लार मिला था तो वो मंड या कार्बोहाइड्रेट था, उसे उसने माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर दिया था। तो जो बचते हैं उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में आंत-रस परिवर्तित करता है। और वसा, जो तेल ओल एलसी ग्लिसरॉल वगैरह हम खाते हैं, यूज करते हैं, उसको वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन एक जटिल पदार्थ होता है, लेकिन अमीनो अम्ल एक सरल पदार्थ होता है जिसे पाचन में हमारी कोशिकाएं आसानी से अवशोषण कर लेती हैं। क्या समझना है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल में, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये तीनों जो चीज़ें दिख रही हैं उन्हें परिवर्तित कौन कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये वही परिवर्तित करती हैं जो छोटी आंत द्वारा एंजाइम स्रावित होती हैं। यकृत और अग्नाशय, जो आपने फिगर में देखा होगा, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, एक बार देख लीजिए, फिगर आ रहा है उसमें देखिए, ये है यकृत जो रेड कलर का है, और उसी के जस्ट नीचे है पित्ताशय यानी पित्त का भंडार जो हरे रंग का है। और ये उसमें से जब बाइल जूस और पित्त रस यानी बाइल जूस या कहें पित्त रस और अग्नाशय द्वारा
जो एंजाइम्स स्रावित होते हैं ये छोटी आंत में आके मिल जाते हैं। तो बेसिकली हमें वही समझना है। अब देखिए यकृत से क्या निकला, पित्तरस। ये यकृत से पित्तरस हमारा निकला, यहाँ तक समझ आया। अब ये पित्तरस से क्या करता है, तो बड़ी गोलिका यानी इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण मतलब जो वसा है, वसा हमने ये लिया था वो बड़ी बड़ी कणों के रूप में होती हैं। तो उन कणों को ये पित्त लवण यानी बाइल जूस क्या करता है, छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ देता है। यानी इसका काम बस यही है कि इसे इमल्सीकरण करके तोड़ देता है। आए समझ में। वसा को क्या किया इसने, जो हम वसा ग्रहण किए हैं भोजन के साथ में, उस वसा को ये छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ दिया, क्योंकि जो हम भोजन लिए थे उसमें बड़ी गोलिकाओं की संख्या थी। अब देखे होंगे कि कुछ भी जमा हुआ वसा चीज़ है, अगर उसमें घोला जाए तो वो गोल गोल टुकड़ों के रूप में बट जाता है, आसानी से पानी में घुलता नहीं है। तो बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ने का काम करता है पित्तरस, यानी पित्त लवण जो होता है, बाइल जूस जिसे कहते हैं, वो काम करता है। ये किस क्रिया के द्वारा, तो यह जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहते हैं इमल्सीकरण। आया समझ में। अब देखिए कि अग्नाशय के बारे में, कि जो अग्नाशय था, जो जिसे पेनक्रियाज कहा जाता था, एक पत्ते जैसी संरचना होती है, इसमें से अग्नाशयी रस निकलता है। और इस अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। पहला होता है एमिलेस एंजाइम्स, जिसे एमाइलेज भी कहते हैं, एमाइलेज एंजाइम्स। और दूसरा होता है ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन एंजाइम्स कहते हैं, लाइपेज एंजाइम्स। इसका हिंदी और इंग्लिश यही होता है, एमाइलेज एंजाइम्स, ट्रिप्सिन एंजाइम्स और लाइपेज एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स किस प्रकार से सहयोगी होते हैं पाचन में, इसको भी देख लीजिएगा। एमाइलेज क्या करता है, तो देखिए ये जटिल पदार्थ यहाँ हमने लिखा है, ये सारे क्या है, ये जटिल पदार्थ हैं और ये सरल पदार्थ हैं। इन जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना अति आवश्यक होता है, और ये क्रिया करके, अभिक्रिया करके तोड़ देते हैं ये एंजाइम्स। तो जो प्रोटीन हमारा है, प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन जो है वो ट्रिप्सन क्या करेगा, इसके साथ ट्रिप्सन अभिक्रिया करेगा, इसके साथ ट्रिप्सन अभिक्रिया करके और इसको तोड़ देगा पेप्टोस में, यानी अमीनो एसिड में इसको तोड़ देगा। ठीक है, प्रोटीन का पाचन हो गया। प्रोटीन का पाचन किस में हो गया, पेप्टोस में हो गया, और पेप्टोस हमारा शरीर आसानी से अवशोषण कर लेता है। ठीक है, और वसा ये क्या है, फैट है। तो फैट वसा क्या किया है, तो लाइपेज इसके साथ क्रिया किया है, कौन, लाइपेज, और लाइपेज एंजाइम से इसके साथ क्रिया करके वसा अम्ल में इसे तोड़ दिया है, जिसे हम कहते हैं फैटी एसिड। ठीक है, तो फैटी एसिड में इसे तोड़ दिया है। अब कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या मंड बोले, तीनों नाम एक ही इसी के नाम है, या कार्बोहाइड्रेट कहिए या स्टार्च कहिए या मंड कहिए। इसे एमिलेस क्या करता है, एमिलेस एंजाइम्स इसे ग्लूकोज में बदल देता है। तो देखिए कितने आसानी से जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट गए हैं। जैसे हमने आसानी से पढ़ लिया, एक्चुअली इतने आसानी से ये शरीर में होता नहीं है। ये क्रिया बहुत कंस्ट्रक्टेड होती है, समझना इसे बहुत मुश्किल होता है कि कैसे अग्नाशय रस से ये तीनों एंजाइम्स निकलते हैं, और जो बचा उचा जटिल पदार्थ होते हैं वैसे ऊपर से जब क्रिया होती जाती है तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा के रूप में बदलते जा रहे थे, HCl मिलता जा रहा था। तो उसी के कारण जो पदार्थ बच जाते हैं जटिल
और हमें पोषण के लिए प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं तीनों चीज़ों की अधिकतम आवश्यकता होती है। तो इन्हें ये अग्नाशयी रस क्रिया करके कैसे सरल पदार्थ में बदल देती हैं। इस प्रकार से काम करता है हमारा छोटी आंत। ठीक है, तो हमने समझा छोटी आंत में यकृत और लीवर कैसे सहयोग करके एंजाइम से स्रावित किए हैं छोटी आंत में, और ये क्रिया करके कैसे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में आसानी से तोड़ दिए हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं इसके आगे क्या होता है। और छोटी आंत द्वारा चौथा काम किया जाता है डार्क रूम। डार्क रूम समझने के लिए एक बात और समझ लीजिए कि छोटी आंत जिसे हम क्षुद्रांत आंत्र बोलते हैं, उसके अंदर विलाई एक संरचना होती है। विलाई मतलब होता है उंगलियों जैसी संरचना। उंगलियों जैसी संरचना होती है। जैसे अगर ये एक कटा हुआ भाग है तो देखिए विलाई कैसे इसमें बनेगी। ठीक, ऐसे ही पूरे भाग में, पूरे छोटी आंत में ये बना रहता है विलाई संरचना। इसी के कारण ही जो विलाई संरचना होती है, इसी के कारण ही अवशोषण किया जाता है। जितने एंजाइम्स मिलके सरल पदार्थ में तोड़े हैं, उन पदार्थों का अवशोषण जो हमारे शरीर को एनर्जी के रूप में रिक्वायरमेंट करेगी, उन सब का अवशोषण किया जाता है छोटी आंत के द्वारा। तो डार्क रूम क्या करता है कि जो विलाई की संरचना होती है, उस संरचना को और बढ़ा देता है, यानी क्षेत्रफल एरिया को इतना बड़ा। जैसे यहाँ देखिए, अगर ये उंगली छोटी इतनी बड़ी दिखेगी तो ये यहीं तक अवशोषण करेगी, लेकिन जैसे ही इस भाग को और बढ़ा दें तो ये ज़्यादा एरिया अवशोषण करेगी, और ये पूरे खाना के अंदर घुसी रहती है, जिससे बढ़िया तरीके से अवशोषण करती है। समझ आया कि किस प्रकार विलाई अवशोषण करती है और डार्क रूम क्या करता है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। क्योंकि अगर छोटी आंत की बात हो रही है, अगर उसकी अंदर की सतह अगर प्लेन रहे तो 20 फीट के एरिया में और प्लेन रहे तो अवशोषण बहुत कम हो पाएगा, और जैसे पदार्थ हमारा खाद्य कण था वो ज़्यादा अवशोषण न करके बीच का वैसे ही रह जाएगा और बाहर निकल जाएगा। लेकिन विलाई संरचना होने के कारण ये बीच बीच में घुस के अवशोषण कर लेती है। जितना उसमें सरल पदार्थ होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, वे सारे चीज़ों को अवशोषण ये कर लेती है। ठीक है, तो छोटी आंत अवशोषण का काम करती है और अग्नाशयी रस और यकृत रस को मिक्स करके जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ती है। अब देखिए बृहदांत्र, यानी जिसे कहते हैं बड़ी आंत, बिग इंटेस्टाइन कहते हैं इसे, ये जल का अवशोषण करती है। अब हमने खाना खाया तो उसके साथ पानी भी पिया है। जब तक छोटी आंत तक यह आया था, यह एक पेस्ट के रूप में था जिसमें पानी भी था और खनिज पदार्थ भी थे। लेकिन जैसे छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है तो ये क्या होता है, जल का अवशोषण कर लेता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण कर लेता है। उसके बाद आता है गुदाद्वार में, और गुदाद्वार जिसे एनस कहते हैं, यह व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है। मुख से लेके गुदाद्वार तक पाचन क्रिया हुई और एक से एक पार्ट ने मिलके पाचन क्रिया, आहार नाल के सभी पार्ट ने सहयोग करके कैसे जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ा और भोजन को एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषण कर लिया। अवशोषण करने के बाद व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकाल दिया। यही होता है मनुष्यों में शोषण। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नीचे ये सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उस बटन को दबा दें जिससे हमारे और आपके बीच कनेक्टिविटी बनी रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें।
ठीक है दोस्तों, तो ये 2 काम आप करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन विद्यार्थियों को ये टॉपिक समझने में परेशानी होती है वे आसानी से इस टॉपिक को समझ जाएं, चाहे वो आपके रिलेशन के हों या आपके यार फ्रेंड कुछ भी हों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी दबाना ना भूलें, नीचे दिया हुआ है आप दबा सकते हैं। और जो टॉपिक आपको समझने में परेशानी हुई है इस चैप्टर की पहले वीडियो में, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन जहां हमारी वीडियो की एंड दिखा रहा है वहां ऐसे निशान दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा और वहां वीडियो का लिंक दिया हुआ है, ऊपर नाम भी दिया हुआ है। जिस वीडियो को आपको देखना है उस वीडियो के लिंक पर क्लिक कीजिए, वह आपके सामने खुल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।